जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा को कौमी मुजरम करार देना शुरू कर दिया और यूं लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्शन होगा वो सारे का सारा जनरल फैज़ हमीद और उसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब और फिर 4 जजेस के नाम पे लड़ा जाएगा। क्या ये हो सकेगा या नहीं होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अगर जनरल बाजवा ने वाकई ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाया था तो फिर सवाल फिर वही है कि बार बार आप उन्हें एक्सटेंशन क्यों देते रहे। और इस एक्सटेंशन के अंदर एक नया जाविया भी है जो मैं इंतज़ार कर रहा था कि कभी को वक्त आए तो उस पर हम इंकशाफ कर सकें, लोगों को बता सकें। तो आज के वीलॉग में हम आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब ने ऐवान सदर में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का किस तरह एक प्लान दिया था और उस प्लान का उसके बाद बना क्या था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा के ससुर के ज़रिए कब उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने 4 अक्टूबर को तमाम सियासी जमातों को बुला लिया है और नया ज़ाब्ता इखलाक तैयार हो रहा है कि इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे, इसका क्या बनेगा। और इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि अब इलेक्शन जनवरी में होंगे। अगर ये इलेक्शन जनवरी में होंगे तो कब होंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 4 अक्टूबर को तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को बुला लिया है और उनसे कहा है कि आप आएँ, आके अगले इलेक्शन जो होने हैं उनके ज़ाब्ता इखलाक तय कर लें। तो अब मेरा ख्याल है 4 अक्टूबर को पॉलिटिकल पार्टीज़ जाएंगी और उसमें से कुछ पार्टीज़ के कायदीन जाएंगे और कुछ पार्टीज़ के नुमाइंदे जाएंगे और वहाँ बैठ के इलेक्शन कमीशन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कुछ ज़ाब्ता इखलाक तय करेंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द जो जाएगा वो सबसे पहले जो मुतालबा करेगा कि इलेक्शन हर सूरत 90 दिनों के अंदर होने चाहिए और उनका ये कहना होगा कि नवंबर के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए तो फिर आइन की पासदारी होगी। इसके साथ साथ JUIF वो ये कहेगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्शन होने हैं उसके लिए बाकायदा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। वहाँ पे हमारे उम्मीदवारों को ख़तरा है क्योंकि सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं और हाफ़िज़ हमदुल्ला साहब की मिसाल सामने रखी जाएगी कि उनके साथ क्या हुआ, लिहाजा इलेक्शन कमीशन वहाँ पे खसूसी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। मेरा ख्याल है MQM की तरफ से ये मुतालबा किया जाएगा कि हमें कराची और हैदराबाद के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत यलगार कर रही है और छोटी पार्टियों को उठने नहीं दे रही। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा होगा कि इलेक्शन ख्वाह मार्च के अंदर हो जाएँ लेकिन वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और उनका फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसका कुछ और ही मतलब है जो वो ज़ाहिर एक्सप्लेन करेंगे। और PTI की तरफ से जो वफ्द वहाँ पे जाएगा वो सिर्फ एक ही मुतालबा करेगा कि इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और परवेज़ इलाही साहब को बाहर निकाला जाए जेल से ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। जब हमारे कायदीन ही जेल के अंदर होंगे तो फिर इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे हो सकता है। तो 4 अक्टूबर को पार्टीज़ की तरफ से एक बैठक होगी जिसका फ़ायदा मेरा ख्याल है बहरहाल पूरे सिस्टम को होगा। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इंकशाफ करना शुरू कर दिया है कि अब इलेक्शन की तारीख फरवरी से पीछे हट रही है और शायद जनवरी के अंदर दूसरे हफ्ते के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए क्योंकि जो अफरा तफरी इलेक्शन कमीशन में इस वक्त नज़र आ रही है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन दिन रात काम कर रहा है, इससे यूँ महसूस होता है कि वो इलेक्शन जो फरवरी या मार्च में होने थे अब वो जनवरी में मुमकिन होंगे। और इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुला लिया और उनसे पूछ लिया कि आप इलेक्शन कब करवा सकते हैं तो वो 54 डेज़ मांगेंगे और कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें तैयारी करने के लिए 54 दिन चाहिए होते हैं। तो जिस दिन से आप कहेंगे उस दिन से आगे हम 54 दिन आपको तय करके आपको बता देंगे कि कब इलेक्शंस मुमकिन हैं। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ ऐसी तैयारी करेगा कि उससे जनवरी के अंदर इलेक्शन मुमकिन हो सकें। और अब हम आते हैं राना सनाउल्लाह साहब के एक ताज़ा तरीन क्लिप की तरफ। कल तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया कि मैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को कौमी मुजरम समझता हूँ क्योंकि जिस तरह इन्होंने इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, तो ये कौमी मुजरम है और इन्हें इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए, इन्हें लाना चाहिए। और साथ उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल दी कि जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया था, बिल्कुल इसी तरह इन दोनों कौमी मुजरमों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। साथ उनसे ये पूछा तलत हुसैन साहब ने कि जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम आपने लिया है। उन्होंने वैसे जज साहब का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि सिटिंग जज जो है उनका नाम भी मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया, तो क्या उनके खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए, क्या उनके खिलाफ भी
कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये साबित हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ख्यालात के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये नैरेटिव है कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर बार बार जनरल फैज़ हमीद का जिक्र भी करना है और साथ साथ जनरल बाजवा का जिक्र भी करना है, और फिर 4 जजेस का जिक्र उन्होंने डेफिनेटली करना है, जिसमें साकिब निसार साहब शामिल होंगे, जिसमें जस्टिस खोसा साहब शामिल होंगे, जिसमें उमर अताब बंदियाल साहब शामिल होंगे, जिसमें अजमत सईद साहब का जिक्र भी होगा, जिसमें एजाजुल एहसन साहब का जिक्र भी होगा। लेकिन अब सवाल ये कि जस्टिस एजाजुल एहसन तो सिटिंग जज हैं और ये आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे, तो क्या आप एक ऐसे शख्स को अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान उसका नाम ले सकेंगे? क्या उनको बार बार मूलद इल्ज़ाम ठहरा सकेंगे? और अगर इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब को बुला लिया, तो क्या ये अदालत को फेस करेंगे? क्योंकि ये मामला मेरा ख्याल है बड़ी हद तक ख़तरनाक हो चुका है। अब सवाल फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद की तरफ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद वाकई कौमी मुजरम हो और इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया हो और इन्होंने मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचाया हो और इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डीरेल कर दिया हो, और ये भी ऐन मुमकिन है कि ये इमरान खान साहब को लेकर आए हों और जो पाकिस्तान की तबाही है उसके ये सिर्फ 2 ही ज़िम्मेदार हों। मैं इस चीज़ को सरेदस्त तस्लीम कर लेता हूँ। लेकिन सवाल फिर वही है कि जनरल बाजवा हो या जनरल फैज़ हमीद हो, इनको लेकर कौन आया था? आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी एज ए आर्मी चीफ, तो उस वक्त 5 ऐसे जनरल्स थे कि जो इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई करते थे, और उन 5 जनरल्स में से मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को चूज़ किया था। तो पहली बात तो ये है कि आपकी जो अपनी जजमेंट है वो इस कदर नाकस थी कि आपने उन 5 में से एक ऐसा शख्स चूज़ किया जिसके बारे में आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ क्या करेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ क्या करेगा, आपकी गवर्नमेंट के साथ क्या करेगा। तो पहले मुजरम तो आप साबित हुए जिन्होंने 5 जनरल्स में से एक ऐसा जनरल चूज़ किया जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया। पहली बात। अब हम आते हैं जनरल फैज़ हमीद की तरफ। तो जनरल फैज़ हमीद DGC थे और इन्हें DGC बनाया किसने था? अगर फ़र्ज़ कर लें कि इन्हें जनरल राहील शरीफ ने बनाया था, तो जनरल राहील शरीफ भी आपके अपॉइंटेड थे, उन्हें भी आपने चूज़ किया था, और उस वक्त की जो सीनियर लॉट थी उसमें से सबसे बेहतरीन जनरल्स को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद उन्हें आर्मी चीफ बनाया। और उसके बाद जब जनरल फैज़ हमीद साहब को DGC बनाया गया, तो उस वक्त DGISI कौन थे? उस वक्त DGISI जनरल नवीद मुख्तार थे, और जनरल नवीद मुख्तार जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदार इस तरह हैं कि जो मरियम नवाज साहबा के जो साहबजादी है उनकी शादी जिस ख़ानदान की हुई है, नवीद मुख्तार साहब का उस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है। और एक फ़ैक्ट तो ये है कि नवीद मुख्तार साहब की अपॉइंटमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद करवाई थी। बल्कि जब मेरी जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें शुरू हुई थी तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने इंकशाफ किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में सिर्फ मुझसे 2 काम कहे थे। एक काम उन्होंने ये कहा था कि जनरल नवीद मुख्तार को DGISI बना दिया जाए, तो मैंने उनकी ये बात तस्लीम कर ली थी, मान ली थी, और उसके बाद मैंने जनरल नवीद मुख्तार को DGISI बना दिया था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जब मरियम नवाज साहबा JIT में पेश होती हैं तो वहाँ पे 2 ब्रिगेडियर्स हैं जिनका रवैया इनके साथ हार्श होता है, जो इनके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं करते। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप उन्हें समझाएं कि वो मेरी बेटी है, खातून है, तो उसके साथ रवैया उनका बेहतर होना चाहिए। तो आप बेशक उनकी तफ्तीश करें, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करें, लेकिन ग्रेस के साथ करें। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने दोनों ब्रिगेडियर से कहा था कि आप अपना काम मुकम्मल तौर पे करें, लेकिन ग्रेस के साथ करें, आपने आइंदा ये नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि 2 मुझसे काम मियां नवाज शरीफ साहब ने करवाए थे और मैंने किए थे। अब सवाल ये है कि अगर जनरल नवीद मुख्तार DGISI थे और उनकी अपॉइंटमेंट आपने करवाई थी, तो उनका जो सबॉर्डिनेट है जनरल फैज़ हमीद, तो क्या वो उनके इख्तियार में नहीं था? और अगर वो उनके इख्तियार में नहीं था तो फिर खामी तो नवीद मुख्तार साहब की है कि वो अपने जो मुताहिद हैं उनको संभाल नहीं सके। इसके बाद अगर जनरल फैज़ हमीद साहब ने वाकई ये सब कुछ किया था, और मैं समझता हूँ कि कसूर उनका है, मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब एक वक्त ऐसा आया था जिसमें वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने कई लाइन्स क्रॉस की थी। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब सारे मामले में मुलव्वस थे तो फिर आपने उनके साथ डील क्यों की थी और क्यों उनके कहने पे आपने मुल्क छोड़ा और मुल्क से बाहर चले गए? उस वक्त आपको चाहिए था कि जनरल फैज़ हमीद साहब क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी को डीरेल कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको ये कहना चाहिए था कि मैं इस शख्स से कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं हूँ।
क्योंकि अब तो आपकी अपनी पार्टी कह रही है, आपकी पार्टी के लोग मान रहे हैं कि एक डील के तहत मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे और वो डील ज़ाहिर है जनरल फैज़ हमीद साहब ने लॉक की थी। तो जब जनरल फैज़ हमीद ने एक डील लॉक की और आपने वो ले ली तो फिर वो आपकी उनके साथ दुश्मनी तो न रही। अच्छा, इससे भी अगर हम आगे चले जाएँ तो 2019 में दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का टाइम था तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने और इन्हीं राना सनाउल्लाह साहब ने, फिर इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब ने, फिर इन्हीं मियां शहबाज शरीफ साहब ने, फिर इन्हीं परवेज़ रशीद साहब ने, और फिर इन्हीं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, और फिर इन्हीं एहसन इकबाल साहब ने, फिर इन्हीं शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक्सटेंशन की हमायत क्यों की। बल्कि मैं समझता हूँ कि परवेज़ रशीद साहब को कम अज़ कम डट के सामने खड़ा होना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि मैं कतन इसकी हमायत नहीं करूँगा। बल्कि जब एक्सटेंशन हुई तो उन्होंने एक ट्वीट कर दी जिसके अंदर एक शेर लिखा हुआ था कि हम भी क्या लोग हैं, हम मर क्यों नहीं जाते। तो बेहतर तो ये था कि आप वहाँ पे खड़े होकर कहते कि अगर सारी पार्टी भी हमायत करती है इस चीज़ की तो मैं हमायत नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त आप सब ने ये जहर पी लिया, बल्कि इसको शरबत समझ के पी लिया, और फिर एक्सटेंशन के ऊपर आपने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की, और फिर आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस भी हो गए। तो अब सवाल ये है कि अगर ये शख्स यानी दोनों अशखास या दोनों शख्सियतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी तो फिर आप इनके साथ डील क्यों कर रहे थे, और डील के साथ साथ आप इन्हें एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे भी अगर हम आगे चलते हैं तो जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी तो एक नई चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, वो बड़ी दिलचस्प है। जब PDM की गवर्नमेंट बनी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मियाँ शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी। अब ये जो एक्सटेंशन की ऑफ़र है, एक तो डायरेक्ट उन्हें की गई कि आप अपनी एक्सटेंशन लेके अगले इलेक्शन तक आप हमारे साथ रह सकते हैं, और जब आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया, क्योंकि जनरल बाजवा साहब का ये कहना है, वो हल्फन ये कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ मैंने अपनी कब्र में जाना है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम रखे। मैंने इनकार कर दिया था। वो कहते हैं मैंने इनकार कर दिया था, मैं इसके लिए मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। तो फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद से कहा कि आप इन्हें तैयार करें कि ये एक्सटेंशन ले लें, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोगों को दरमियान में शामिल किया गया जिनका अपना इंटरेस्ट भी था, बल्कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे थे जिन्हें दरमियान में डाला गया कि वो किसी न किसी तरीके से जनरल बाजवा साहब को राज़ी कर लें ताकि ये एक्सटेंशन ले लें। लेकिन जनरल बाजवा साहब राज़ी नहीं हुए। अलबत्ता एक और चीज़ है, फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब के ऐवान सदर में जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें हुई थी तो उसमें इमरान खान साहब ने एक प्लान पेश किया था जनरल बाजवा को। वो प्लान ये था कि जनरल बाजवा 3 महीनों के लिए एक्सटेंशन ले लें और उसके बाद 3 महीनों के बाद वो इलेक्शन करवा दें, और साथ ये कहा गया था कि हम असम्बली में वापस आ जाएँ और हम मियाँ नवाज शरीफ के लिए कानून साजी कर देंगे और उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन है उसे आइन के अंदर तरमीम करके उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो एक ऑफ़र तैयार की गई थी और ये ऑफ़र असद उमर साहब लेके आर्मी चीफ़ के पास गए थे, उनके घर गए थे, आर्मी चीफ़ हाउस गए थे, और इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की मुलाकात के बाद। और ये जो ऑफ़र थी उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाई गई थी और मियाँ नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया था। ये बात दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त इस ऑफ़र को कबूल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं किसी किस्म की रायत नहीं लेना चाहता, मैं कोई NRO नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता कि पार्लियामेंट के अंदर ये फ़ैसला हो कि ये जो ताहयात नाहली है मियाँ नवाज शरीफ की उसे ख़त्म किया जाता है। लेकिन इमरान खान की तरफ से बाकायदा ऑफ़र की गई थी कि हम उनको ये दे देते हैं कि वो जो नाहली उनकी ख़त्म कर देते हैं और उसमें आइन में तरमीम कर देते हैं, कानून में तरमीम कर देते हैं, और उसके बदले ये गवर्नमेंट तोड़ देते हैं और 3 महीनों में जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले के इलेक्शन करवा के अपने घर जा सकते हैं। तो उस वक्त एक फार्मूला था जिसे मियाँ नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था, उसे कबूल नहीं किया था, और ये फार्मूला असद उमर साहब लेके जनरल बाजवा साहब के पास आए थे। और उससे पहले जो मुलाकात हुई थी जिसमें सदर साहब जो मौजूद थे, वहाँ पे ये बात हुई थी कि हम एक दरमियान का रास्ता निकालते हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM भी राज़ी हो जाए, इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो जाए और ये सिस्टम भी चलता रहे। तो ये उस वक्त ऑफ़र की गई। अब सवाल फिर वही है कि क्या उस वक्त जनरल बाजवा और फैज़ हमीद कौमी मुजरम नहीं थे? कि ये कैसे कौमी मुजरम है कि जब आपका दिल करता है तो आप इनको एज ए आर्मी चीफ अपॉइंट करवा देते हैं, जब आपका दिल करता है तो उन्हें DGC की हैसियत से आप कबूल कर लेते हैं, और फिर उन्हें एक्सटेंशन एक बार दे देते हैं और उसके बाद दूसरी एक्सटेंशन के लिए बार बार आप ऑफ़र करते हैं। फिर आपकी गवर्नमेंट बनती है और उस गवर्नमेंट की तश्कील के अंदर भी इन्हीं लोगों का हाथ होता है,
और बाकायदा उन मीटिंग्स में आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और उन्हें जब भी बुलाया जाता है तो पार्टी वहाँ पे पहुँचती है और जनरल बाजवा जिंदाबाद के नारे लगाती। और फिर जब आपने नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना होता है तो आपकी पार्टी के वफ्द बार बार आर्मी चीफ के पास जाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और फिर उस मशवरे से नई अपॉइंटमेंट होती है और फिर बड़े अरसे तक जनरल बाजवा जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं और जनरल बाजवा के साथ आप लोगों के रिलेशन बड़े ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप महसूस करते हैं कि अब इलेक्शन का टाइम हो गया है तो फिर आपको अचानक कौमी मुजरम याद आ जाता है। तो ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि अगर एक शख्स कौमी मुजरम था तो उसके साथ साथ हर वो शख्स कौमी मुजरम है कि जिसने इन्हें अपॉइंट किया था या जो इन्हें बर्दाश्त करता रहा था या जिसने इन्हें एक्सटेंशन दी थी या जो आखिरी वक्त तक ये चाहता था कि इनकी एक्सटेंशन हो जाए। तो अगर कौमी मुजरम ये हैं तो फिर मेरा ख्याल एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें 14-15 कौमी मुजरम होंगे और उन सब को सज़ा देनी पड़ेगी। और अगर आप उन सब को सज़ा नहीं देते, उन्हें भी कानून के कटहरे में खड़ा नहीं करते, तो फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है और इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन जीतने का एक बयानिया है और इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कौमी मुजरमों की फहरिस्त बनानी है तो फिर उसमें वो 14 लोग शामिल होने चाहिए जिन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी या जो जनरल बाजवा जिंदाबाद के नारे लगाते रहते।